देश का विपक्ष इन दिनों जमकर बवाल काट रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र सरकार चर्चा के लिए विपक्ष को आमंत्रित कर रही है, लेकिन विपक्ष एक ही मांग पर अड़ा है कि पीएम मोदी सदन में आए। ऐसा लग रहा है जैसे मणिपुर पर विपक्ष अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। अगले साल आम चुनाव होना है, ऐसे में विपक्षी दल मणिपुर पर सियासत चमकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष ने INDIA नाम का गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन पीएम मोदी की मजबूत छवि के आगे विपक्ष के लिए एकजुट होकर भी बीजेपी से मुकाबला करना मुश्किल लग रहा है। हालांकि अब तो विपक्षी गठबंधन में खटास की भी खबरें आ रही है। ऐसे में गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगा है कि क्या 2024 तक ये गठबंधन चल पाएगा। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी की लोकप्रियता से अकेले लड़ने में नाकाम साबित हो रहे कांग्रेस और आप ने एक दूसरे के साथ हाथ तो मिला लिया है, लेकिन कांग्रेस के नेता पंजाब में आप के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं अब तो केजरीवाल ने भी ऐसा फैसला ले लिया है जिससे कांग्रेस को सियासी तौर पर काफी नुकसान हो सकता है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगकर केजरीवाल ने तो कांग्रेस से हाथ मिला लिया है, लेकिन दिल्ली अध्यादेश पारित होने के बाद भी क्या केजरीवाल कांग्रेस के साथ रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल केजरीवाल की पार्टी के एक ऐलान ने कांग्रेस की नींद जरूर उड़ा दी होगी। वहीं इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे विपक्षी गठबंधन की बढ़ गई है आफत और कैसे केजरीवाल ने कांग्रेस की बढ़ा दी है मुश्किलें और कैसे विपक्षी गठबंधन में शामिल दल आपस में ही एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में, बने रहिए अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के मुहाने पर खड़ा देश और बिखरी विपक्षी एकता इस बार लोकसभा चुनाव को रोचक और मजेदार बनाने वाली है। विपक्षी एकता ने अपने आप को स्वयंभू इंडिया घोषित कर दिया है, लेकिन भारत सी एकता इस कथित INDIA यानी इंडिया में दिखती नहीं है। हर दल के अपने हित और महत्वाकांक्षा है। एक दूसरे से परस्पर विरोधी मानसिकता और विरोधाभास इस गठबंधन की पोल खोलती नजर आती है। पंजाब में कांग्रेस के नेता केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं दूसरे राज्यों में भी विपक्ष की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो क्या ये गठबंधन चल पाएगा 2024 में और 2024 के बाद तक? चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। संसद के भीतर विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट होता नजर आ रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान इसमें कई टकराव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। वामपंथी दलों ने जो रुख अख्तियार किया है उसके तहत उतना स्पष्ट है कि वो केरल में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मुकाबले में उतरेंगे। वामपंथी दलों के इस रुख से ये तो साफ है कि दो राज्यों में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच भी परस्पर मुकाबला होगा। वाम दलों का मानना है कि केरल में कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, इसीलिए वहां लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग का सवाल भी पैदा नहीं होता, क्योंकि इससे राज्य की राजनीति प्रभावित होती है। ये बात विपक्ष की बैठकों में भी वाम दल कह चुका है। पश्चिम बंगाल में भी वाम दल अपने को खड़ा करने की कोशिश में लगा है। साथ ही केरल यूनिट की तरफ से भी दबाव है कि किसी भी सूरत में चुनाव में तृणमूल के साथ खड़े नहीं दिखना है। इसीलिए इन दो राज्यों में वाम दल इंडिया गठबंधन के दलों के साथ ही मुकाबले में उतरने के लिए तैयार है। वामपंथी दल शुरू से ही चुनाव पूर्व गठबंधनों के बहुत ज्यादा पक्षधर नहीं रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में भी उनका मानना है कि इस प्रकार के गठबंधन राज्यवार स्थितियों के अनुकूल होने चाहिए। वामपंथियों की राय में चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन करना कहीं बेहतर है। वो इसके लिए 2004 के फॉर्मूले को आदर्श मानते हैं। तब वाम दलों ने 61 सीटें जीती थी, जिनमें से 57 सीटें ऐसी थीं जिन पर उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराया था। बाद में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर केंद्र में UPA सरकार बनी थी। हालांकि इस बार मोदी लहर में अगर वामपंथियों ने कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारा तो विपक्ष के लिए प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि विपक्षी एकता के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को हरा पाना विपक्ष के लिए काफी मुश्किल है। जो सर्वे आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन मिलकर भी मोदी को हरा पाने में नाकाम साबित हो रहा है। आपने गाना बहुत सुना होगा और बहुत समय गुनगुनाया भी होगा कि राज को राज रहने दो, राज खुल गया तो बड़ी दिक्कत होगी। भारतीय राजनीति में ऐसा कई बार हुआ है कि राजदार ने सरकारें गिरा दी हैं या बहुत हद तक सरकार स्थिर कर दी। ऐसा ही कुछ कांग्रेस के साथ राजस्थान में हो रहा है। आजकल राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी चर्चा बटोर रही है और कांग्रेस की सरकार सवालों के घेरे में है। पीएम मोदी ने भी लाल डायरी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था, लेकिन आज जो खबर हम लेकर आए हैं वो कांग्रेस के लिए डरावनी हो सकती है। हम आपको बताएंगे कि आखिर कब कब ऐसी ही किसी लाल डायरी की वजह से सरकार गई है। चलिए आपको बताते हैं इस खबर की असली हकीकत।
1987 में स्वीडिश रेडियो ने बोफोर्स तोप की खरीद में हुए हेरफेर की खबर प्रकाशित की। ये सौदा 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स के बीच हुआ था। स्वीडिश रेडियो ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिली एक कथित डायरी का जिक्र किया, जिसमें लेन देन के बारे में लिखा था। स्वीडिश रेडियो से रिपोर्ट आने के बाद भारत में सियासी बवाल मच गया। सरकार में मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने राजीव गांधी पर आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से अलग होने के बाद सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस वक्त प्रताप सिंह ने भी पत्रकारों को डायरी का एक पन्ना दिखाया और दावा किया कि इसमें स्विस बैंक का अकाउंट लिखा है जो राजीव गांधी के नाम से है। प्रताप सिंह और उनकी पार्टी ने इसे बड़ा अभियान बताया। देश भर में प्रताप सिंह ने डायरी के इस पन्ने को जनता को दिखाना शुरू कर दिया। वहीं 1993 में जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक डायरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। स्वामी ने दावा किया कि यह डायरी हवाला कारोबारी जैन की है, जिस पर 1991 में सीबीआई ने छापे की कार्रवाई की थी। स्वामी ने दावा किया कि जैन से बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पैसे लिए। ये विवाद जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे सियासी सरगर्मी तेज हो गई और 1996 में लाल कृष्ण आडवाणी को संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे माधवराव सिंधिया, वीसी शुक्ला और बलराम जाखड़ को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। वहीं 2022 में ईडी की एक कार्रवाई ने बंगाल की सियासत में भूचाल ला दिया। शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा मारा, जहां से जांच एजेंसी को करोड़ों का कैश मिला। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने दावा किया कि अर्पिता के घर से डायरी भी बरामद हुई, जिसमें लेन देन का जिक्र है। ईडी अर्पिता के घर से सीधे पार्थ के यहां पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की और डायरी में लेन देन को आधार बनाते हुए ईडी ने पार्थ को गिरफ्तार कर लिया। ईडी की कार्रवाई के बाद पार्थ का मंत्री पद चला गया। जांच एजेंसी ने कोर्ट में दावा किया कि बंगाल में नौकरी देने के बदले पैसे लिए गए। इसके अलावा भी भारतीय राजनीति में डायरी ने सत्ता हिला दी थी और अब राजस्थान में लाल डायरी ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। कहा यह जा रहा है कि इस बार भी लाल डायरी की वजह से कांग्रेस राजस्थान की सत्ता से हाथ धो सकती है। विपक्षी एकता का जो गठबंधन है उसमें गांठें अधिक और बंधन कम दिखाई दे रहे हैं। हर नेता और पार्टी अपनी महत्वाकांक्षाओं का गुबार खत्म करने के लिए दूसरे के पीठ को संसद तक पहुंचाने की सीढ़ी बनाना चाहता है। सभी विपक्षी दल एक दूसरे को अपने चारे की तरह देख रहे हैं, तो ये क्या ही देश के लोगों के बीच भाईचारा बनाएंगे। यही हाल पंजाब में हो रहा है। केंद्र के सत्र पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही गठबंधन में है, लेकिन राज्य स्तर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को राजनीतिक चारा से अधिक कुछ नहीं समझ रही। अब आप ही सोचिए, ऐसे गठबंधन पर आम जनता कैसे भरोसा करेगी। केजरीवाल ने कांग्रेस से तो हाथ मिला लिया है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस भगवंत मान सरकार को एक्सपोज करने में लगी हुई है और इस बहाने कांग्रेस ने मान सरकार पर करारा प्रहार भी किया है और ऐसी बात बाहर ला दी है कि जिससे आम आदमी पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। विपक्षी गठबंधन बनने के बाद भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पंजाब में घमासान मचा हुआ है और अब मान सरकार के एक फैसले के बाद तकरार और तेज हो गई है। दरअसल पंजाब सरकार ने प्रदेश के 1,12,710 कच्चे टीचरों को पक्का कर दिया है। सीएम भगवंत मान ने खुद टीचरों को उनके रेगुलराइजेशन संबंधी नियुक्ति पत्र बांटे थे, लेकिन पंजाब कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस कदम को कच्चे टीचरों को गुमराह करने वाला करार दिया। पंजाब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावंडिंग और कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेहरा ने ये कहा कि रेगुलर किए गए टीचर्स को सभी भर्ती और साथ ही अन्य लाभ से वंचित रखा गया है। राजावंडिंग ने इसे आम आदमी पार्टी का बदलाव करने का अनोखा कारनामा बताया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजावंडिंग का ट्वीट कर मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पे ग्रेड कोई नहीं, सालाना तरक्की कोई नहीं, मेडिकल भत्ता कोई नहीं, मकान भत्ता कोई नहीं, महंगाई भत्ता कोई नहीं, मोबाइल भत्ता कोई नहीं, मेडिकल रिबर्समेंट कोई नहीं, एलटीसी कोई नहीं, जीआईसी कोई नहीं, लीव कैशमेंट कोई नहीं, एक्स ग्रेशिया कोई नहीं, ग्रेचुइटी कोई नहीं, लेकिन टीचर रेगुलर। वहीं विधायक खेरा ने कहा कि पॉलिसी रेगुलर किए गए अध्यापकों को एसोसिएट टीचर नामित करती है, लेकिन कहीं भी ये नहीं बताया गया कि उन्हें पूर्ण वेतन, टीएडीए, पेंशन लाभ आदि के लिए ईपीएफ की चिकित्सा भत्ता कटौती के साथ नियमित किया गया है या फिर राज्य वेतन आयोग की नीति के तहत कवर दिया गया है। उन्होंने नीति के अनुसार पदोन्नति के लिए भी कोई मानदंड स्पष्ट नहीं किया है। आपको बता दें, सीएम पंजाब भगवंत मान ने हाल ही में पंजाब के 1,02,710 कच्चे टीचरों की सेवाएं रेगुलर करने का ऐलान किया था, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया बनने के बाद भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस ने राजनीतिक मजबूरी के कारण आम आदमी पार्टी से हाथ तो मिला लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की ही जमीन खोदने का मन बना लिया है। ऐसे में अब INDIA यानी इंडिया नाम के नए गठबंधन के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन टूटकर बिखर तो न जाएगा, या आम आदमी पार्टी द्वारा छुरा घोंपने के बाद भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ बनी रहेगी।
अब कांग्रेस जो भी फैसला ले, लेकिन केजरीवाल ने कांग्रेस को झटका देने का मन तो बना लिया है और अब केजरीवाल की पार्टी भी डंके की चोट पर ऐलान कर चुकी है। दरअसल इस साल के अंत में 3 उत्तर भारत राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहीं पर कांग्रेस का काम खराब करने का मन बना लिया है। दिल्ली में सेवाओं को लेकर विधेयक को राज्यसभा में निरस्त कराने के लिए भले ही आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का हिस्सा है, लेकिन इसका ये साथ केवल लोकसभा चुनाव के लिए है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव वो अकेली लड़ेगी। पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने यह कहा कि विपक्षी दलों का साथ गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव विपक्षी दलों के साथ गठबंधन में लड़ेगी। पार्टी के रणनीतिकारों के अनुसार नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये अभी तक का सबसे असरदार चुनाव होगा। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और सत्ता पक्ष के खिलाफ हर सीट से केवल एक प्रत्याशी मैदान में होगा। वहीं कहा तो यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल भी नई दिल्ली लोकसभा सीट से ताल ठोक सकते हैं। हालांकि अभी इस बारे में पार्टी में कोई खास चर्चा नहीं हुई है। इन सबके बीच मुद्दा विधानसभा चुनाव को लेकर भी उठ रहा है। पार्टी का कहना है कि विपक्षी दलों के साथ गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है। पार्टी विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का उनका अनुभव बेहतरीन रहा है। विपक्षी एकता के लिए भी आम आदमी पार्टी तभी मानी थी जब कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर अपना रुख साफ किया, तब कहीं जाकर केजरीवाल विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने के लिए कर्नाटक पहुंचे थे। वहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर भ्रष्टाचारी कहते हैं या नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से नुकसान कांग्रेस को ही होने की उम्मीद है, जैसे दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।